प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल यूएस सेंट्रल बैंक दैट इज फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट्स दैट इज 0.75% से बढ़ाया है। तो जो डिबेट चल रहा था कि इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा या फिर 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा, फाइनली वो सेटल हो गया है। इस 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक से ये क्वाइट क्लियर हो गया है कि इस बढ़े हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस सेंट्रल बैंक अब काफ़ी एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है। फिलहाल अगर आप देखें तो सेंट्रल बैंक ऑलरेडी 125 बेसिस पॉइंट्स दैट इज़ 1.2% से इंटरेस्ट रेट और बढ़ा चुका है, लेकिन इन फ्यूचर हम और भी ज़्यादा रेट हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस सेंट्रल बैंक का जो कंफर्ट है इन्फ्लेशन का वो है अबाउट 2% का, और करेंटली इन्फ्लेशन यूएस में है 8.6%। सो 2% एंड 8.6% में ऑफकोर्स काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, और इन्फ्लेशन का इतना ज़्यादा होना ये भी शो करता है कि इन्फ्लेशन का जो इशू है या क्राइसिस है करेंटली यूएस में, उसे फेड रिजर्व ने सही से मैनेज नहीं किया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फेड रिजर्व इन फ्यूचर ऑल्सो एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा ताकि किसी भी तरह से इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके। इनफैक्ट फेडरल रिजर्व के चेयरमैन मिस्टर पॉवेल ने ऑलरेडी ये बोला हुआ है कि जुलाई में भी एग्रेसिव रेट हाइक हो सकते हैं, और ये रेट हाइक 50 to 75 बेसिस पॉइंट तक हो सकता है। सो नाउ जुलाई में ये रेट हाइक डिपेंड करेगा कि जून का इन्फ्लेशन फिगर क्या आता है। अगर ये इन्फ्लेशन फिगर थोड़ा कम होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेड रिजर्व अबाउट 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करेगा, लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन फिगर और ज़्यादा आता है तो अगेन हम 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब भी हम इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, और जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इन्फ्लेशन हो क्यों रहा है तो ऑफ कोर्स हम उसे कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे। तो फिलहाल जो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मोस्टली हो रहा है वो सप्लाई साइड डिसरप्शन से, ये डिमांड साइड के प्रॉब्लम से नहीं आ रहा है। सो इन्फ्लेशन मोस्टली 2 रीजन से बढ़ सकता है। फर्स्ट है सप्लाई साइड और सेकंड है डिमांड साइड। तो सप्लाई साइड का मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्ट्स का सप्लाई कम हो जाता है, इन दैट केस उन प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ेगा जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और सेकंड है डिमांड साइड, दैट इज जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनका अगर डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है तो इन दैट केस ऑल्सो इन प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो बढ़ेगा और हेंस इन्फ्लेशन बढ़ेगा। करेंटली वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, वो मोस्टली हो रहा है सप्लाई साइड के प्रॉब्लम से, ये डिमांड साइड के प्रॉब्लम से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो सप्लाई साइड का प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसके कारण जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए हैं। लाइक अगर आप क्रूड ऑयल देखें या फिर दूसरे कमोडिटीज़ देखें, लाइक इवन फूड प्राइसेस देखें तो वो भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए हैं। साथ ही अगर आप चाइना को देखें तो चाइना में भी इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, और बिकॉज ऑफ कोविड वहाँ पे लॉकडाउन भी लगा है। सो नाउ मोस्टली इन्फ्लेशन तो सप्लाई साइड के प्रॉब्लम से बढ़ रहा है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है इससे जो सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होगा। इससे मोस्टली डिमांड को कम किया जाएगा, और आपको पता है कि डिमांड साइड से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है। तो हमारा जो इकोनॉमी है ओवरऑल वर्ल्ड का वो ऑलरेडी डाउन था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक, और इसमें लास्ट फ्यू मंथ से पिकअप आया है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है इसके कारण जो पिकअप आया है, जो डिमांड आ रहा है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और इसी के कारण जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कम होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कम होगा, और उसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस आ रहे हैं। सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट अगर ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होता है तो उसके कारण जो कमोडिटीज का डिमांड है वो भी कम हो जाएगा, जिसके कारण जो उनका हाई प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। सिमिलरली जो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो मान लीजिए कि अगर इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो इन दैट केस आरबीआई या फिर दूसरे सेंट्रल बैंक्स हैं वो फिर से इंटरेस्ट रेट नीचे करने लगेंगे, और उसके कारण फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी ऊपर आ जाएगा।
तो ये इकोनॉमी एक्टिविटी का ऊपर जाना या फिर नीचे आना, इंटरेस्ट रेट का ऊपर जाना या फिर नीचे जाना, ये सिक्लिकल है और एवरी फ्यू ईयर्स होता रहता है। सो इस तरह का क्वांटिटेटिव ईजिंग या फिर टाइटनिंग या फिर इंटरेस्ट रेट का बढ़ना या फिर घटना पास्ट में कई बार हो चुका है और ऐसा नहीं है कि इन कारणों से स्टॉक मार्केट सालों तक किसी भी तरह का परफॉर्मेंस नहीं देगा। ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म हिकअप्स है। मोस्टली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाने चाहिए। सो नाउ दैट इंडियन इक्विटीज़ का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट रीजनेबल हो गया है, तो अगर इंडियन कंपनीज का जो अर्निंग्स है, दैट इज प्रॉफिट है, वो अच्छा आता है, दैट इज ओवरऑल इंडियन कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो ये जो FIIs इंडिया से जा रहे हैं वो फिर से वापस आने लगेंगे इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो नाउ एज एन इंडियन इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमें ये जानना चाहिए कि ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं पास्ट में ये कई बार हो चुका है और फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा एवरी फ्यू ईयर्स। तो हम अगर अपना इन्वेस्टमेंट गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल को सही से डिसाइड करके करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें हमेशा ही इक्विटी से अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि मार्केट में जो भी होता है तो एज ए इन्वेस्टर आपको उसके बारे में जानना चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले। 10-20 ईयर्स के होराइजन में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो हो रहा है करेंटली वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ये चीज़ें उन्हीं लोगों को मोस्टली अफेक्ट करेंगी जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी कम है। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म का है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो बिल्कुल आपको इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, दैट इज़ एटलीस्ट 5 ईयर से ज़्यादा जरूर है, तो ऑफ कोर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।